चलें जी, लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। 3B हमारा, और 3A में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंक्लूड किया, उसके एमसीक्यूज के डिस्कशन भी की, और इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। हमारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो कि तकरीबन हमारे 2 लेक्चर में इसको हम कोशिश करेंगे इसको कवर करेंगे। टाइटल इसका फर्म्स थ्योरी। फर्म्स थ्योरी यानी मेनली ये जो चैप्टर नंबर 4 है बेस करता है फर्म्स के डिसीजंस के ऊपर। फर्म्स का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। यानी इसका मतलब यह है कि बेसिकली जो इसमें डिसीजन होंगे वो प्रोडक्शन डिसीजन होंगे कि फर्म ने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कब प्रोडक्शन करनी है, कैसे प्रोडक्शन कर सकती है, प्रोसेस क्या होगा, और टाइप्स ऑफ फर्म भी इवन इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती है फर्म की, और फिर फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करना है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है फर्म्स थ्योरी, बेस करता है प्रोडक्शन फंक्शन पे। यानी ये कहानी बेसिकली शुरू होती है प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मींस कि ये इनपुट और आउटपुट की कहानी है। सर ये कौन सी कहानी दादी अम्मा ने तो नहीं बताई बचपन में? हाँ, ये वो कहानी नहीं है, ये वो कहानी नहीं है, ये कहानी है चैप्टर नंबर 2 से जो हमारी कहानी शुरू हुई थी। चैप्टर 2 से जो हमारी कहानी शुरू हुई थी, ये मैंगो, मिल्क, शुगर एंड आइस क्यूब्स। इन सारों को हमने नाम दिया था कि ये क्या है? ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सारी चीजें जिससे मिलके क्या बनता है? प्रोडक्शन होती है, यूनिट्स बनते हैं। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब हमने ये देखिए, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था सप्लाई के डिटरमिनेंट्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई ज्यादा, क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई ज्यादा, यानी प्रोडक्शन ज्यादा। सप्लाई क्या है? प्रोडक्शन है। ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो अगर अच्छी क्वालिटी के और तादाद में भी ये फैक्टर प्रोडक्शन ज्यादा होंगे तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अकाउंटिंग वालों से पूछा गया तो कहते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमने कहा प्रॉफिट तो आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हमारा बेसिकली प्रॉफिट नहीं होता। हमारा ये प्रॉफिट होता है कि यानी प्रॉफिट इसको कहा जाएगा कि कम टाइम में आपने ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई है, कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई है। बीज कम बोए थे आपने, लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन हुई है वो ज्यादा हुई है। आपके कोई बीज जाया नहीं हो गए, और बीज पिछले साल की निस्बत जो है वो इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। एक गंदम के बीज में से जो अब दाने मजीद निकलते हैं वो बहुत ज्यादा। यानी इनपुट अगर कम होगा, इनपुट कम हम कम डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट प्रोडक्शन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। इसको हम नाम देंगे, ये है प्रोडक्टिविटी। और ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो कि ज्यादा होगा वो ऐसे हो सकता है। वो लोग कहते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बड़ी फर्म का रेवेन्यू ज्यादा, उसकी कॉस्ट भी तो ज्यादा होगी। छोटी फर्म में रेवेन्यू कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी तो कम होगी, ठीक है ना? तो ये तो मेरा ख्याल है कि सेम कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन ये देखें, इनपुट कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे, ये कहलाती है एफिशिएंसी। अब ये जो चैप्टर है ये घूम रहा है कि कैसे हम इनपुट को इनक्रीज करते जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और कितने को इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या क्या करें इसके साथ। यानी ये रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बस को स्टडी करने का नाम है चैप्टर 4।
यही तो चैप्टर 4 हमें सिखाता है। फिर से बताएं शाबाश, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसको हम क्लासिफाई करते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। आपको पता है टाइम पीरियड के बेस पे ये क्लासिफिकेशन होती है इकोनॉमिक्स में। शॉर्ट रन किसे कहते हैं? जैसे आपको पता है शॉर्ट रन कहते हैं शॉर्ट रन कहते हैं जिसमें सम फैक्टर प्रोडक्शन शॉर्ट रन में क्या होते हैं? वेरिएबल and some are fixed फैक्टर प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन है या फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? वो भी उसके अकॉर्डिंग होगी। सम कॉस्ट फिक्स्ड कॉमा सम कॉस्ट सम आर वेरिएबल। लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर वेरिएबल। बताएं जब फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल है तो कॉस्ट क्या होगी? ऑल कॉस्ट और वेरिएबल। Factor production, some fixed and some factor production are variable. Some costs are fixed, some costs are there. All factor production are variable, all cost variable. शॉर्ट रन के इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं, इनक्लोज करते हैं इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। देखिए नाम में इसका कॉन्सेप्ट छुपा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसका मतलब है ये वेरिएबल हिस्सा। प्रोपोर्शन हिस्से को कहते हैं ना, वेरिएबल हिस्सा इसका होगा। तो वेरिएबल हिस्सा इसको देखते हैं, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि ये इनपुट और आउटपुट जो है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है दोनों में। तो ये स्टडी करने जा रहे हैं हम। लेकिन एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। फॉर एग्जाम्पल, रमजान में हम जूस पी रहे हैं, पहला ग्लास पिया जूस का, हमारा एनर्जी जो लेवल है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। फिर हमने दूसरा ग्लास पिया, एनर्जी लेवल फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। फिर हमने तीसरा ग्लास पिया, एनर्जी लेवल ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं तो ये देखें हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। फिर चूंकि आपको भी पता है कि रमजान में ज्यादा पानी नहीं पी सकते, ज्यादा लिक्विड जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो जब चौथा ग्लास पियेंगे, अब बताएं शाबाश, अब क्या होगा? अब एनर्जी हमारी डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब जो है वो ज्यादा फील होगा कि अब हैवी हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद पांचवा ग्लास भी पिया, अब एनर्जी मजीद डाउन हो रही है, अब मजीद एनर्जी डाउन हो रही है। पहले एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही थी आपकी, अब एनर्जी डाउन होना शुरू हो गई है। छठा ग्लास से पिया, पहली दफा गए थे ना आप मस्जिद में, आपने कहा आज तो आई फेरूंगा मैं, सातवां ग्लास भी पी लिया। देखिए आप एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, दोस्त कहता है लिमिट क्रॉस करोगे तो सीधा ही ये रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद अगला जिना अस्पताल है, तो वो भी कहेगा आप लिमिट क्रॉस करोगे, मैं फिर रोड क्रॉस करूंगा, और करवाया जाएगा आपको रोड क्रॉस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हमारी बहुत कम हो जाएगी, हमारा जो एनर्जी लेवल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। मैं एक ग्राफ में अगर इसको करूं तो एनर्जी लेवल हमारा बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। एनर्जी लेवल पहले इंक्रीजिंग, फिर एनर्जी लेवल डिक्रीजिंग, एंड देन एनर्जी लेवल मूव्स इनटू
नेगेटिव। ये जो एग्जांपल थी, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देखें, सम फैक्टर प्रोडक्शन इसमें वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। जैसे कि हमारा पेट तो फिक्स है, लेकिन जो हम लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल। पहले एक कप, फिर दूसरा ग्लास, फिर तीसरा ग्लास, फिर चौथा ग्लास, ये क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट तो है ही, कुछ फिक्स्ड वेरिएबल, सॉरी कुछ फैक्टर फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन और कुछ फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल है। तो ये भी साबित हो गया। एक दूसरे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहां से घर जाते हैं तो आपकी मनपसंद कढ़ाई बनी हुई है, लेकिन अम्मा ने कहा मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया, नमक नहीं डाला, आप जाके वो ऐड कर दो। तो जब आप नमक ऐड करते हैं थोड़ा सा, बताएं क्या होगा, जायका उसका इंप्रूव होगा, जायका आएगा। आपने फिर चख के देखा, थोड़ा सा और नमक ऐड किया आपने कहा थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा और ऐड करूंगा, बताएं अब क्या होगा, अब जायका मजीद इंप्रूव होगा, मजीद जायका डेवलप होगा। उसके बाद आप नमक ऐड कर रहे हैं अगेन, अब क्या होगा, अब नमक तेज हो रहा है, फिर अगेन आपने नमक ऐड किया। देखिए अभी भी आप खाएंगे जरूर, घर में दस्तरखान में बैठे होते हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नमक आज थोड़ा सा तेज है, तो वो जो नमक तेज हो जाता है उसको आप इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन उसका जो जायका होता है वो आ रहा होता है या जायका वापस जा रहा होता है, अब जायका जा रहा है, अब नमक तेज हो रहा है, अब जायका जा रहा है। उसके बाद क्या, आपने थोड़ा सा और नमक ऐड किया, अब इतना तेज हो गया, अब आप कहते हो कि अब ये खाया नहीं जाएगा, क्या करेंगे फिर, इसको जाया करना पड़ेगा, फिर जाया करना पड़ेगा। देखें आपने वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, नमक क्या है, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, नमक प्लस हांडी, नमक की है, आप इसको चेंज कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी को, तो इसका मतलब यह है कि यह है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हांडी बताइए, इसका जो कोई वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि यह है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को हम फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को जब हमने फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन यानी नमक को हमने जब हांडी में ऐड किया शुरू में, तो क्या हुआ, शुरू में इसका जायका आ रहा था, जायका इसका आ रहा था, जायका इंप्रूव हो रहा था, और फिर जब हमने और वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करना शुरू किया फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, फिर जायका जाना शुरू हो गया, नमक तेज हो रहा है। उसके बाद फिर अगर हम फिर भी बाज ना आए, फिर भी हम नमक ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद हांडी खाई नहीं जाएगी, उसके बाद खाई नहीं जाएगी। यानी ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ये जो हमारा एनर्जी लेवल है, या ये जो जायका है, ये बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसको खा नहीं सकते, हांडी को जाया करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि जब हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, जब क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, तो शुरू में क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, प्रोडक्शन से निकला है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर मजीद हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर मजीद हम उसमें नमक ऐड करें, यानी मजीद वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है जो हमारी वो माइनस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली गई। यह है कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। हमने 2 एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ हमने ये 3 डिफरेंट लॉस भी सीखे। इस लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। रिटर्न कहते हैं जो बदले में मिलता है, इंक्रीजिंग मींस के ज्यादा मिलेगा,
ज्यादा मीन्स के प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो गई, लेकिन इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में हम टोटल के बेस पे डिसीजंस कोई नहीं लेंगे, हमारे सारे डिसीजंस होंगे मार्जिनल के बेस पे और एवरेज के बेस पे, मार्जिनल और एवरेज के बेस पे डिसाइड करेंगे। ये काम अकाउंटिंग वाले करते हैं, इसलिए हमने ये काम नहीं किया। हाँ, जरूरत पड़ी तो करेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन इसमें होगा क्या, उसमें भी हम एवरेज ही यूज किया करेंगे। तो अकाउंटिंग वाले टोटल के बेस पे डिसीजन लेते हैं, जबकि हम मार्जिनल और एवरेज के बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमारे डिसीजंस क्या होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आफ्टर रीचिंग एन ऑप्टिमम लेवल ये माइनस में चली जाएगी, ये नेगेटिव में चली जाएगी। चले इसको देखते हैं। What is factor production? Factor production is relationship between input and output. Function can be studied in short run and as well as in long run. Short run के इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन को रिटर्न टू स्केल कहता है, अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। What is mean by short run and long run? Short run और long run को डिफाइन कर रहा है। Short run is a period of time in which some factor of production are variable and some factor of production are fixed. Similarly, some cost variable and some cost are fixed. उसके बाद लॉन्ग रन को भी डिफाइन कर रहा है, सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन एंड सारी की सारी कॉस्ट विल बी वेरिएबल। चल ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हमने सीखा दो डिफरेंट एग्जांपल से। ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है पहले तो। अच्छा, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है कि कुछ फैक्टर प्रोडक्शन जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन क्या होंगे, फिक्स होंगे। दैट्स शो हाउ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। कैसे आप प्रोडक्टिविटी उनको इंक्रीज कर सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन अ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ही तो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इफ more and more नमक units variable factor production, labor example एक labor, for example नमक are added to a fixed factor of production that is handi। जब हम more and more नमक ऐड करेंगे हांडी में, then initially जायका आएगा, then initially जायका आएगा। if more and more namak are added to handi, then after a certain point जायका जाएगा। if more and more namak are added to handi, then after reaching an optimum point जायका will become negative। जायका विल बिकम नेगेटिव। तो इधर आप लिखेंगे जायका आ, जायका जा, इधर लिखें हांडी जा, लिख लें ताकि याद रहे, ताकि याद रखने के लिए। चलें अब देखें मार्जिनल, लफ्ज मार्जिनल को अंडरलाइन करें और लिखें एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी यूनिट। एडिशनल यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, इनिशियली आपके जो मार्जिनल, जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी, एडिशनल जो आप यूनिट्स बना रहे हैं वो ज्यादा बनेंगे, वो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे। उसके बाद वो यूनिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके यूनिट्स बनेंगे नहीं बल्कि आप उल्टा नुकसान में जाएंगे। इसको यूनिट्स के एतबार से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे टोटल 3 एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कमरा पेंट करवाना है, ये कमरा पेंट करवाना है, तो मुझे चाहिए इसके लिए मजदूर
मैंने एक मजदूर को बुलाया, पेंटर को, चूना लगाने वाले, चूना लगाते हैं ना, पेंट करते हैं, लगाते नहीं है। तो मुझे कहते सर 10 दिन लगेंगे। मैं कहा ना भाई ना, 7 दिन में तो शादी है, क्या हो गया? अब 5 दिन में शादी है, 7 दिन पहले फुप्पो ने आ जाना है, फिर हो गए सारे काम। तो कहता है फिर सर हमें लेबर फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? लेबर फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज करें। अच्छा, मैंने पूछा अगर 2 बंदे हो जाए तो फिर? एक बंदा 10 में आपकी कैलकुलेशन होगी, 2 तो 5 दिन में नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। उसने कहा सर अगर 2 बंदे होंगे ना तो ये कमरा पेंट होगा 4 दिनों में। मैं कहा भाई कि ये क्या बात हुई, जब आप अकेले कर रहे थे फिर 10 दिन में, 2 बंदे होंगे तो 5 दिन में हो जाएगा। वो कहता नहीं 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 सर ऐसी बात नहीं है, अब मैं अकेला था, मैं तो पेंट करने में, चूना लगाने में एक्सपर्ट हूं, बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं। चले मैं बना भी लूं, यूट्यूब की वीडियो देखे, जैसे आजकल माशाल्लाह से घर में खाने बनते हैं, वीडियो देखे, फिर कहते हैं वो तो खाना उन्होंने कुछ और बनाना था, वो खाना नहीं था। खैर, उसने कहा सर मैं तो पेंट करने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? पेंट खुद से पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाना है, फिर पेंट करना है, और बाल्टी अगर नीचे गिर गई तो सारा पेंट ज़ाया हो गया, फिर वो सफाई करनी पड़ेगी उसके, तो इतना कोई मुझे टाइम लगेगा। और दूसरा ये कि आज मैंने पेंट बनाया तो मैंने ये राइट दीवार जब पेंट की तो इसका कलर बेहतरीन आया, लेकिन अगले दिन आया उस जैसा पेंट मेरे से नहीं बना। ये दीवार पेंट कर रहा हूँ, इसका रंग कुछ और है, इसका रंग कुछ और है। तो हमने कहा अच्छा फिर ऐसे करते हैं, दूसरा बंदा एंगेज कर लेते हैं जो पेंट बनाने में एक्सपर्ट हो। मैं कहा अब कितने दिनों में होगा? कहता है अब सर 4 दिनों में होगा। एक बंदा था तो 1 दिन में, और सॉरी 10 दिनों में, अब 2 बंदे हो गए तो कहता है 4 दिन में। ये मैथ का कॉन्सेप्ट होगा कि 5 दिनों में, लेकिन आपको क्या नहीं पता 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं ना, सुना होगा आपने ये। मैंने कहा अच्छा मेरे अगर इससे भी जल्दी करवाना हो तो क्या करें? कहते सर 3 बंदे लगा दें, लेकिन ये 5 दिनों में होगा। मैं परेशान, पता नहीं ये कहां से पड़ गया है। एक बंदा 10 दिनों में कर रहा है, 2 4 दिनों में, 3 5 दिनों में। मैं कहा चलो चलो देखते हैं क्या होता है। मैं कहा 4 बंदे अगर हो जाए सर 6 दिनों में। मैं कहा 5 अगर हो जाए सर 10 दिनों में। मैं कहा 6 हो जाए, कहते सर कभी नहीं होगा ये काम, सर कभी ये काम नहीं होगा। मैं कहा क्यों? कहते सर हमारे घर में भी तो ऐसे होता है, जब 2 बहनें एक बहन अकेली होती है तो सारे काम हो जाते हैं, एक माँ की बेटी है तो भी काम हो जाते हैं, 2 3 बहनें या कोई सहेली आ गई, वही सुबह के बर्तन पड़े में शाम को अम्मा खुद धो रही है। वो छोटी छोटी बहन क्यों नहीं करती? वो बड़ी क्यों नहीं करती? लड़कों में भी ऐसे होता है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और ग्रुप स्टडी के नाम पे सारी बातें हो जाएंगी, पर स्टडी नहीं होगी, स्टडी नहीं होगी। जैसे जैसे ये तादाद में ज्यादा होंगे लेबर फोर्स, नुकसान क्या होगा कि वो बैठा हुआ है, वो देखो वो उधर बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, मैं क्यों काम करूं? मुझे 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 1 दिन की छुट्टी चाहिए, वो फलाने भी तो पिछले महीने छुट्टी की थी, पिछले महीने उसने भी तो छुट्टी की थी, उससे किसी ने नहीं पूछा। ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़े मसले होते हैं। इधर वो पेंट कर रहे हैं, इसका कलर कुछ और है, उधर वो अपना पेंट बना रहे हैं, इसका कलर कुछ और है, और दरमियान में कोई एक जा रहा था, गलती से जो है वो पाँव लग गया, पेंट गिर गया, चलो भाई लड़ाई शुरू हो गई। अब नमाज के लिए गए हैं, 2 घंटे बाद आ रहे, भाई कौन सी नमाज है ये? ज़ोहर के बाद तरावी पढ़ रहे हो। तो ये सारा काम होगा कि जितने हमारे ये लेबर फोर्स ज्यादा, प्रोडक्टिविटी एडिशनल जो यूनिट्स बनने थे अब वो नहीं बनेंगे, ये कम बनेंगे। तो लॉ ऑफ इनइक्वल प्रोपोर्शन कहता है इफ मोर एंड मोर लेबर आर एडेड टू फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, यानी ये कमरा
देन इनिशियली इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी जब मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, उसके बाद ये नेगेटिव में चली जाएगी। ये है जो कर्व बनाया हमने, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुरू में इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग एंड देन नेगेटिव। अब जरा खूबसूरत करके इसको ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलना है। ये कर्व है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। इसका टेबल देखें, 1 1 1 1 1 1 1, हाँ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, देखिए फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन। मुझे बताएं ये दो टेबल बने हुए, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों है इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। शाबाश, वो इनपुट है और इस तरफ ये आउटपुट है। ये प्रोडक्शन है ना, आउटपुट हो रही है। जब हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में ऐड करेंगे तो इनिशियली क्या होगा? अभी हमने कोई नमक ऐड ही नहीं किया, अभी हमने कोई जूस पिया ही नहीं, अभी हमने किसी लेबर को इंगेज ही नहीं किया। बताएं कोई प्रोडक्टिविटी होगी? कोई नहीं होगी, कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं आएगी, कोई जायका नहीं आएगा। जब हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, इनिशियली क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद जब मजीद वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। तो देखिए क्या हो रहा था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देन क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसके साथ लिख लें, इसके साथ लिख लें, ये है लॉ ऑफ 3 तक, लॉ ये 3 तक। मैं भी लिख देता हूं इधर, मैं भी इधर। ये जो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड ये लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, ये डिक्रीजिंग रिटर्न और ये नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। आप भी नोट करना चाहिए। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्लियर। उसके बाद है टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्यूएम में। हम ये कैलकुलेट करते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी, लेकिन वो बताऊंगा आपको, सीखेंगे हम टोटल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना। 1 और 1, उसमें क्या करते हैं हम? ये 2 ऐड करते हैं, इसमें ऐड हो जाता है, और फिर नेक्स्ट 3 में ऐड हो जाएगा, फिर 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाता है, 0 एंड -1 भी इसमें ऐड हो जाएगा। 2 चीजें हमने कैलकुलेट की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करवाया आपको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने यहां से इस कॉन्सेप्ट से आपको ये याद करवा दिया और आपको दिखाया भी है। उसके बाद हमारा, अच्छा आपको पता है एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि टोटल हमारे कितने मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर, तो पर पेपर आ जाता है। या अगर ये एग्जांपल मुश्किल लगी हो तो टोटल कितनी रोटियां आई है? 10 रोटियां। अब आपने एवरेज कैलकुलेट करना है कि एवरेज पर पर्सन कितनी रोटियां होनी चाहिए, और बंदे कितने? बंदे हैं 5,
5 पर्सन, 10 रोटियां 5 पर्सन, बताया पर हेड कितनी रोटियां आ गई? एवरेज किससे कहते हैं? पर हेड को। पर हेड कितनी रोटियां आ गई? 2 रोटियां पर हेड। ये 2 रोटियां कैसे कैलकुलेट किया आपने? टोटल रोटियां डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो वेरिएबल। तो टोटल बताएं साहब बस यहाँ पे कुछ भी नहीं, डिवाइड बाय 0 कुछ भी नहीं, 1 डिवाइड बाय 1 एवरेज देखे 1। इसके बाद टोटल 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय वेरिएबल 1.5। नेक्स्ट 6 by 3 equals to 2, 8 by 4 equals to 2, 9 by 5 equals 1.8। इस तरह आप एवरेज प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम टोटल के बेस पर डिसीजन नहीं लेते, हम सारे डिसीजन हमारे मार्जिनल और एवरेज के बेस पे होते हैं, इसलिए हमने मार्जिनल भी कैलकुलेट किया और एवरेज भी हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, कैलकुलेशन हमने मार्जिनल की भी की, टोटल की भी और एवरेज की भी। मार्जिनल का कर्व तो ये आ गया, टोटल का कर्व कैसे बनेगा? टोटल का कर्व कैसे बनेगा? टोटल का कर्व और एवरेज का कर्व समझने के लिए एक एग्जाम्पल सुनते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। भाई क्या हाल है? भाई फेवरेट प्लेयर कौन से आपके? बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है भाई के। बाबर आजम, ये कहानी है बाबर आजम की। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ मैचेस बाबर आजम के। बाबर आजम का मार्जिनल, मार्जिनल कौन सा स्कोर होता है? हर मैच का स्कोर, एडिशनल स्कोर। इसमें हम देखेंगे मार्जिनल स्कोर, बाबर आजम का टोटल स्कोर एंड उसके बाद बाबर आजम की एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज देखेंगे। फॉर एग्जांपल बाबर आजम के पहले मैच का स्कोर है 10, पहले मैच का स्कोर, पहले मैच में बाबर आजम ने इतना स्कोर किया, टोटल स्कोर 10 हो जाएगा। बताएं साहब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस जो वो खेल चुका है। टोटल बताएं साहब 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा? एवरेज वो भी 10। चलें जी, बाबर आजम के दूसरे मैच में जो बाबर आजम ने स्कोर किया वो है 30। बाबर आजम का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 2 मैचेस के बाद टोटल स्कोर बाबर आजम का, पहले मैच में 10 और दूसरे मैच का 30, तो टोटल हो गया बाबर आजम का 40। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय जितने मैचेस वो खेल चुका है, टोटल 40 डिवाइडेड बाय कितने मैचेस खेल चुका है? 2, 40 और 2 इक्वल्स टू 20। चलें तीसरा मैच भी खिलाते हैं। तीसरे मैच में जो बाबर भाई का स्कोर है वो माशाल्लाह से 50, अल्लाह करे ऐसे हो। चलें टोटल स्कोर बता सकते हैं आप? टोटल कैसे? पहले मैच में 10, दूसरे में 30, तीसरे मैच का 50, तो टोटल कितना हो गया? 10 + 30 + 50, 90 स्कोर। चलें अब एवरेज कैलकुलेट करें। क्या करूं? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस जो बाबर आजम खेल चुके हैं, 90 डिवाइडेड बाय 3, 90 और 3 इक्वल्स टू 30। अब इसकी एवरेज देखिए इंक्रीज हो रही है। अगले मैच का स्कोर, अगले मैच का स्कोर है ये, अगले मैच, मैच नंबर 4 का स्कोर। नेक्स्ट मैच में बाबर आजम का स्कोर 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 30 + 50 + 30, 120। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 30, ये भी 30। चलिए अगले मैच का स्कोर देखते हैं, अगले मैच का स्कोर देखते हैं। अगले मैच का स्कोर है फॉर एग्जांपल 10। आप कहेंगे सर ऊपर से ऐसे आ रहा है, चलो ये 20 कर देते हैं।
ये 20 कर देते हैं, टोटल स्कोर बताएं शाबाश 140 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे 140 और डिवाइडेड बाय 5। बाबर आजम की एवरेज मेरा ख्याल है 20, हाँ ठीक 28। नेक्स्ट मैच में बाबर आजम का स्कोर है ओ बाबर आजम है ना, चलें जी टोटल 140, एवरेज कैलकुलेट करें 140। अब क्या करूं डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 6 मैचेस खेल चुका ना। 140 और 60 कितना बनता है ये 6 2 12 23। अब कॉन्सेप्ट समझे, पहले हमने टोटल स्कोर कैसे फाइंड किया, इस मैच का स्कोर प्लस इस मैच का स्कोर इक्वल्स टू टोटल, प्लस इस मैच का स्कोर इक्वल्स टू टोटल, प्लस इस मैच का स्कोर इक्वल्स टू टोटल। आप देख रहे हैं हर मैच में जो एडिशनल स्कोर है वो क्या हो रहा है, टोटल के लिए वो ऐड हो रहा है। हम टोटल कैलकुलेट करें तो हर मैच का जो एडिशनल स्कोर होगा वो उसके टोटल में ऐड होगा, एडिशनल स्कोर ऐड होता जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये एडिशनल स्कोर इस मैच का बाबर आजम का फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो बाबर आजम का टोटल भी 1। अगले मैच का स्कोर 2 है, अगले मैच में बाबर आजम ने 2 स्कोर किया, अगले यूनिट्स 2 प्रोड्यूस हुए हैं, 2 यूनिट्स हमने बनाए, तो टोटल कितने यूनिट हो गए 3। यहां पे हमने 3 यूनिट्स बनाए, टोटल कितने हो गए 6। नेक्स्ट हमने 2 यूनिट बनाए, टोटल हो गए 8। इसी तरह पहले मैच का स्कोर 10 है तो टोटल स्कोर भी 10 हो गया। दूसरे मैच का स्कोर 30, दूसरे मैच में उसने 30 स्कोर किया है तो टोटल स्कोर पहले मैच का भी 10 प्लस इस मैच का 30, टोटल स्कोर हो गया 40। पहले मैच का स्कोर 10, दूसरे मैच का स्कोर 30, तीसरे मैच का स्कोर 50 है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया 90। चौथे मैच का स्कोर 30, टोटल स्कोर 120। तो ये इसको कहता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेट करना, इकट्ठा करना। ये तो ठीक हो गया टोटल। अब टोटल अगर आपको समझ आ गया तो मैं एक कर्व ड्रॉ करने लगा हूं, ये देखें दोनों बराबर है, मार्जिनल टोटल बराबर है। इसका मतलब यह है कि शुरू इसको भी मैं इधर से करूंगा, चले शुरू इसको भी इधर से करता हूं, उसके बाद ये ऐसे इंक्रीजिंग हो, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा। ये क्या मैंने, ये देखें जब मार्जिनल स्कोर 0 है उस वक्त टोटल मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और हमें पता है कि पहले मार्जिनल, ये लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि पहले इंक्रीज एंड देन डिक्रीज और फिर नेगेटिव हो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि -10 स्कोर हो, लेकिन हम लॉ के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए ये लिखते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। अब क्या हो जाएगा 130, तो बताएं शाबाश क्या हो रहा है, जब माइनस में जाएगा यानी लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न होगा तो टोटल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो मैं चलें पहले ये रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं इन दोनों में और उसके बाद फिर हम बाकी चलते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। ये देखें जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज फिर भी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस।
यहां पे और भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई, टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सॉरी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब तक पॉजिटिव है, जब तक ये पॉजिटिव है, ये देखें जब तक ये पॉजिटिव है टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। जब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू जीरो, एमपी इज जीरो, टोटल प्रोडक्टिविटी उस वक्त क्या होगी, उस वक्त इस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, और ये मैक्सिमम पॉइंट है। टोटल प्रोडक्टिविटी उस वक्त मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चली जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी या टोटल स्कोर बाबर आजम का रिड्यूस हो रहा है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव, तो टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें पॉजिटिव आपको पता है, इसमें डाउनवर्ड भी है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न में, तीनों केसेस में हमने टोटल प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को भी देखा। हमें टोटल प्रोडक्टिविटी की बात समझ आ गई। चले, इसको मैंने रेस कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। गौर से सुने और समझे। इस वक्त बाबर आजम का स्कोर मार्जिनल पहले मैच में 10, तो बाबर आजम की एवरेज भी 10। बाबर आजम का मार्जिनल स्कोर बढ़ रहा है, मार्जिनल स्कोर बढ़ रहा है। जब मार्जिनल स्कोर बढ़ेगा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। पिछले मैच से बेहतर खेले हैं वो, जब पिछले मैच से बेहतर खेले हैं तो बाबर आजम की एवरेज भी बढ़ जाएगी। देखिए मार्जिनल बढ़ रही है, एवरेज भी बढ़ रही है। ये मार्जिनल जो है, ये देखें एज कंपेयर टू बाबर आजम की एवरेज ज्यादा है, तो ये बाबर आजम की एवरेज बढ़ रही है। इधर भी देखें, बाबर आजम की इस वक्त एवरेज है 20, एवरेज 20 है। मार्जिनल स्कोर देखें, मार्जिनल स्कोर 50 है। अगले मैच में जब बाबर आजम ने 50 हुई है बाबर आजम की, तो आप देख रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी या एवरेज स्कोर बाबर आजम का वो भी बढ़ रहा है। ये कैसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा है कि अगले मैच का स्कोर बाबर आजम के एवरेज से ज्यादा हो गया, यानी जो मार्जिनल स्कोर था वो ज्यादा हो गया किससे, एवरेज से। तो जब मार्जिनल स्कोर बाबर आजम का बाबर आजम के एवरेज से ज्यादा होगा, तो बाबर आजम की एवरेज बढ़ेगी। अगले मैच में देखते हैं क्या होता है। अगले मैच तक बाबर आजम की एवरेज माशाल्लाह 30 है। अगले मैच का स्कोर भी 30 हो गया, अगले मैच का स्कोर भी 30 हो गया। बाबर आजम की एवरेज भी 30 थी, और एवरेज कहते हैं कि इस रिदम से वो जा रहा है। ऑन एवरेज बाबर आजम की स्कोर जो है वो बाबर आजम का स्कोर 30 है। तो ऑन एवरेज अगर इसका स्कोर 30 है, तो बाबर आजम ने स्कोर बनाया भी 30 है, तो बताएं एवरेज में कोई चेंज आएगा, नो। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा पहले ये बताएं शाबाश, यानी मार्जिनल ज्यादा एवरेज से, तो एवरेज इंक्रीज हो रही है। यहां पे क्या हुआ, मार्जिनल और एवरेज बराबर है, मार्जिनल और एवरेज बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज बाबर आजम की चेंज नहीं हो रही, एवरेज वही है, यानी एवरेज मैक्सिमम लेवल पे है, उसी पॉइंट पे है। इस वक्त बाबर आजम की एवरेज 30। अगले मैच का स्कोर बताएं शाबाश, अगले मैच का स्कोर 20 है। ऑन एवरेज बाबर आजम 30 स्कोर बनाता है, लेकिन अगले मैच का स्कोर तो 20 हो गया, यानी इसका मतलब यह है कि एवरेज लेवल से कम स्कोर बनाया है, तो क्या होगा, उसकी एवरेज डिस्टर्ब होगी, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। चलें देखते हैं, ये देखें एवरेज रिड्यूस। अगले मैच का स्कोर, अब बाबर आजम का एवरेज जो है वो 28 है, अगले मैच में देख 0, तो एवरेज देखें, एवरेज भी कम।
ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये उस वक्त हुआ जब मार्जिनल कम है किससे, एवरेज से। तो क्या होगा, तो क्या होगा, बाबर आजम की एवरेज परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। तो चलें एक कर्व ड्रॉ करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। देखिए कर्व इधर से शुरू हो रहा है, ये दोनों बराबर है, और उसके बाद फिर ये कम है, बढ़ रहा है लेकिन इससे कम। ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है लेकिन उससे कम है। इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर है, इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर है। ये देखें, मैं कोशिश करता हूं, ये है एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा आगे ऊपर जा रही है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मार्जिनल जब एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। यह है मार्जिनल का कर्व और यह है एवरेज का कर्व। देखें क्या मार्जिनल कर्व एवरेज के ऊपर नहीं है, ये का मार्जिनल एवरेज से ज्यादा नहीं है। जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मार्जिनल एवरेज बराबर है तो ये एवरेज का मैक्सिमम पॉइंट है। और इन जो पॉइंट्स है नेगेटिव, मार्जिन कम है किससे, एवरेज से, तो एवरेज रिड्यूस होना शुरू हो गई। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। चलें देख लेते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बिल्कुल ये एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ ये आपके सामने। यह है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी कर्व्स, बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी, बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। एक कॉन्सेप्ट रह गया इसका, assumption। यह है शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट। लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज द ओनली, लेबर हमेशा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और होमोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं, एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मींस कि अगर आप लेबर स्किल्ड लेबर यूज करें तो थ्रू आउट स्किल्ड लेबर ही यूज करें। अगर आप अनस्किल्ड लेबर यूज करें तो थ्रू आउट आप अनस्किल्ड लेबर यूज करें, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी का पैटर्न चेंज होगा। पहले आप अनस्किल्ड लेबर से काम करवा रहे थे, अब स्किल्ड लेबर से काम करवाएंगे। मुझे बताएं क्या आपकी प्रोडक्टिविटी कभी रिड्यूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी, ये लॉ जो है ये अजम्पशन है, लॉ फिर वैलिड नहीं होगा। पहले हम अनस्किल्ड से काम करवा रहे थे, अब वो एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने स्किल्ड से काम करवाना शुरू किया, और स्किल्ड वो तो स्किल्ड फोर्स है, अब वो एक दिन में 30 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कहा हमने लेबर फोर्स को इंक्रीज किया, होना क्या चाहिए था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होनी चाहिए थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कम होना चाहिए था। लेकिन मुसलसल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ रही है, वो देखे जा रही है, वो जा रही है, क्योंकि हम स्किल्ड लेबर को यूज कर रहे हैं, अब स्किल्ड को यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर कंपैटिबल होने चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके सारे कंपैटिबल होने चाहिए। जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कंपैटिबल। यानी आपको अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी इधर, ये जग में मैंगो, मिल्क, शुगर और आइस है, हमें चाहिए मैंगो शेक। मैंगो शेक में भाई हम पहले बनाना ऐड करेंगे, ऐसे ही है ना। मैंगो शेक में बनाना कौन ऐड करता है? क्या हाल है आपके? मैंगो शेक चाहिए, उसमें बनाना तो ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबल फैक्टर्स होने चाहिए जो यूज होके, दे आर कंपैटिबल। पॉसिबिलिटी टू कंबाइन, वो पॉसिबल हो कि हम उसको उसमें वो ऐड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्शन, चल इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए हम ऐसा करते हैं, हम बाबर आजम को बुला लेते हैं। बाबर आजम कवर ड्राइव खेलेगा, लेकिन फिर आप पकड़ नहीं सकते, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बाउंड्री के उस तरफ। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, अगर इंप्रूव टेक्नोलॉजी होगी, फिर हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में कि सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो कभी रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये 5 अजम्पशन भी। डिस्क्रिप्शन यानी 3 डेफिनेशन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद फिर 5 अजम्पशन, फिर उसके बाद हमने इसके कर्व्स, इसके ग्राफ और टेबल के बाद रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया। हमारा आता है कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन का।
लॉन्ग रन का जो कॉन्सेप्ट है ये है रिटर्न्स टू, इसको हम नाम देते हैं रिटर्न्स टू स्केल। स्केल को अंडरलाइन करके लिख लें, स्केल किसे कहते हैं, साइज को, साइज को। और रिटर्न्स हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें साइज, जब साइज इंक्रीज करेंगे, बिजनेस के साइज को इंक्रीज करेंगे, तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा। तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे तो। तीन पॉसिबिलिटीज हैं सर, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, वो ये है कि या तो साइज को इंक्रीज करेंगे तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या नो फायदा ना नुकसान, नो फायदा ना नुकसान। इफ यू इंक्रीज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, यस लॉन्ग रन में कर सकते हैं, लॉन्ग रन में कर सकते हैं। लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट दैट शोज हाउ आउटपुट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहां पे भी रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स क्यों, वहां पे कुछ फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ये तो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का, इसमें सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। हम सर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, या तो जो प्रोडक्टिविटी होगी उससे ज्यादा होगी, या उससे कम इंक्रीज होगी, या उसके बिल्कुल बराबर होगी, या उसके बराबर होगी। इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स यानी 10%, 10 फॉर एग्जांपल 10% से हमने इसको इंक्रीज किया तो आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो है 15%। हमने सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया यानी हमने बिजनेस के साइज को एक्सपेंड किया। फैक्टर प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। हम इनको इंक्रीज करेंगे। लैंड को कैसे इंक्रीज करेंगे, 7 वाली की जमीन खरीद लिया, उसमें भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, कैपिटल भी इंक्रीज, लैंड भी इंक्रीज। हमने लेबर को इंक्रीज किया फैक्ट्री में, और इंटरप्राइज क्या, हमने पैसे कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो ये एंटरप्राइज है। 10% इंक्रीज किया, आउटपुट या प्रोडक्शन 15% से इंक्रीज हो रही है। इसको हम नाम देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक, तो हम सारे इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो 15% से आ रहा है, तो इसको हमने नाम दिया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। साइज बढ़ाने का फायदा, आप इसके साथ लिखेंगे फायदा, इसको साथ लिखा आपने फायदा। देखा, इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, कितने परसेंट से, लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट। बहुत अच्छी बात है, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आउटपुट इंक्रीजेस। लेकिन जब मैंने देखा ओ 10% से मैंने लेबर को, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था, जो आउटपुट में चेंज आया है वो उससे कम है, यानी फायदा मुझे कम हुआ है। इसको मैं कहूंगा ये फायदे में मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं इसके साथ लिखूंगा नुकसान। इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स बाय 10% लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय 5%। अगर उससे कम हो तो ये नुकसान की बात होती है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, हम इसको कहते हैं ना फायदा ना नुकसान। इधर लिखेंगे ना फायदा ना नुकसान, ना फायदा ना नुकसान, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ऐसे नहीं, ऐसे आपको पता है हमें बात समझ नहीं आती जब तक हमको नोट ना कर लें। चलें पहले बाबर आज़म को नोट करें आप। कैसी लगी एग्जाम्पल? चलें जी, ये थी एक कंपनी, कंपनी ए, और ये भी थी एक कंपनी, कंपनी बी। तो एक कंपनी में कितने सीईओ होते हैं? एक सीईओ होता है। सीएफओ कितने होते हैं? एक सीएफओ होता है सर। ये इधर होगा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी, और इसी तरह इस कंपनी में भी एक सीईओ होंगे और एक सीएफओ साहब और एक सिक्योरिटी गार्ड। मैं जूम करता हूँ ऐसे, इनके पास भी एक गाड़ी है, लोडर ट्रक, लोडर है, ये ट्रक है।
एक ट्रक इनके पास भी है। चले हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपनीज को मर्ज करते हैं। मर्ज करने का मतलब पता है क्या, मर्ज करने का मतलब पता है क्या, क्या हमने क्या किया, मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, हमने बिजनेस के साइज को एक्सपेंड किया है, हमने साथ वाली बिल्डिंग भी खरीदी है, हमने साथ वाली बिल्डिंग में जो लेबर मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर भी खरीद लिए, हमने पैसे भी लगाए हैं, तो सारे कैपिटल भी तो हमारा बढ़ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीजेस। बताएं अब ये दो कंपनियां कहलाएगी, जब मर्ज हो गई तो एक ही होगी कंपनी, एक ही कंपनी होगी, एक कंपनी जब कहलाएगी। मुझे बताएं एक कंपनी में कितने सीईओ होते हैं, एक ही होता है, तो क्या करेंगे इसकी छुट्टी। सीएफओ कितने होते हैं सर, एक ही सीएफओ होता है, तो क्या करें इसकी छुट्टी। अब एक ही गेट है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड, तो इसकी भी छुट्टी। अब ये हम काम करते थे तो 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे ये गाड़ी चलती थी, उसके बाद फिर ये गाड़ी इधर खड़ी है, बाकी टाइम जाया कर रहे हैं, इधर भी 6 घंटे ये गाड़ी चल रही है, बाकी टाइम जाया कर रहे हैं, तो एक गाड़ी को फारिग कराएंगे, 12 घंटे एक गाड़ी चलाएंगे। क्या हो रहा है, जब हमने कंपनी को मर्ज किया, जब हमने कंपनीज को मर्ज किया, तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, हमने साइज को एक्सपेंड किया, हो सकता है हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है हमारी प्रोडक्शन उतनी ही रहे, हो सकता है हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए, हो सकता है हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो, आउटपुट ज्यादा हो। इसको नाम देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ड्यूरिंग दिस फेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्रीजेस ड्यू टू साइज बढ़ाने का जो फायदा हुआ था उसकी वजह से, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हुआ, लॉन्ग रन में कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। बताइए शाबाश। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या था कि साइज बढ़ाने की वजह से नुकसान, नुकसान का मतलब क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीजेस ड्यू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नुकसान की वजह से कॉस्ट ज्यादा, फायदे की वजह से कॉस्ट कम, फायदे की वजह से कॉस्ट कम, यही है ना, कॉस्ट कम तो फायदा, कॉस्ट ज्यादा तो नुकसान, तो नुकसान। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसने लिखा हुआ ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है सर, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का। लेकिन मैं आपको प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का रिलेशनशिप बता दूं। प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हम दो कर्व ड्रॉ करेंगे, एक कर्व बनेगा प्रोडक्टिविटी का, दूसरा कॉस्ट का, और आप देखेंगे कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या क्या कहता है, सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, आउटपुट इंक्रीजेस ज्यादा से, फिर कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का तो ऐसे बनता था ना, उसके बाद फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग। यह है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, यानी प्रोडक्टिविटी इधर ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अच्छा मुझे बताएं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो कॉस्ट कम, कॉस्ट कम तो कॉस्ट पहले से, इधर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट तो कॉस्ट भी कांस्टेंट। देखिए कॉस्ट जो है वो ज्यादा है तो कांस्टेंट हो रहा है, यहां पे सॉरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो कांस्टेंट हो रही है, कॉस्ट कम होके कांस्टेंट हो रही है। इधर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम तो कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट कांस्टेंट, कॉस्ट
डिक्रीजिंग। बन गया ना बर्गर। हाँ, ये बर्गर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का रिलेशनशिप है। इसका नाम रखते हैं हम, इसका हम नाम रखेंगे, प्यारा सा नाम, इस्लामिक नेम आप भी सोचें। बेबी बन गया ना, बेबी का नाम रखें। चल ये देखें, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दोनों में फर्क है, इंक्रीजिंग रिटर्न में और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न को रिटर्न टू स्केल कहेंगे या रिटर्न टू स्केल को इंक्रीजिंग रिटर्न कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसा, बस ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है कांस्टेंट रिटर्न या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इधर बताएं साहब, बस ये है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये साइज बढ़ाने का फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये कांस्टेंट है और ये नुकसान, ये ना फायदा ना नुकसान। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, इसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इस केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इधर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होगी, इधर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो कॉस्ट कम, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि डिक्रीजिंग कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी कम हो रही ना तो कॉस्ट बढ़ेगी। डिक्रीजिंग कॉस्ट तो क्या है, फायदा, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये बताएं साहब, बस इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो नुकसान है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब चेक करें, अब बन गया ना खूबसूरत। अब आप भी यही खूबसूरत सा ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट कम तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, यानी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या डिक्रीजिंग कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको भी कांस्टेंट के साथ करेंगे और इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये कर्व यहां पे बने हुए। ये तो आप क्लियर, ये तो आप आसान है ना, आप तो कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल, तो लैंड भी वेरिएबल, लेबर भी वेरिएबल। पहले हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रिटर्न टू स्केल, 1 2 3 3 2 1। ये 2 दफा 3 क्यों आया, 1 2 3 तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, 3 और 3 कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, 3 2 1 नेगेटिव रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और फिर ये टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम बनाएंगे। ये देखें, ये कर्व आपके सामने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, चले नेक्स्ट, इसमें रह गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और रिटर्न टू स्केल, इस दूसरे हिस्से में, लेक्चर 3 के दूसरे हिस्से में, बी पार्ट में हमने चैप्टर 4 शुरू किया और उसके लॉस हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।